हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रौनक मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक है जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले अपन एनर्जी के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी क्या होती है, किस किस फॉर्म में होती हैं। अलग अलग फॉर्म में अपन ने पढ़ी थी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट भी किया जा सकता है और दूसरे रूप से वापस तीसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर के काम में ली जा सकती है। तो इससे क्या होता है, एनर्जी आगे से मतलब अलग अलग रूप में चेंज होकर के अलग अलग जगह पे काम में ली जा सकती हैं। ठीक है ना। तो अब अपने पास आती है कि भाई दूसरा एक लॉ आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती है, ना तो कभी क्रिएट होती हैं और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती हैं। मतलब कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। ये एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है ओनली। मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में केवल अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो समझते हैं। देखिए, द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनोदर। यानी एनर्जी की जो फॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, यानी जब एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है, द टोटल एनर्जी रिमेन अनचेंज। टोटल एनर्जी हमेशा अनचेंज रहती है, मतलब बदलती नहीं है। उसकी जो वैल्यू अगर 2 है तो 2 ही रहेगी पूरे चेंज के दौरान। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, कॉन्सिक्वेंस है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब नियम है कि एनर्जी जब एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है तो ना तो वो कम होगी ना ही ज़्यादा होगी। जितनी एनर्जी है उतनी की उतनी ही बनी रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनोदर। यानी कि एनर्जी को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला ही जा सकता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉय। ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन द सेम। यानी कि चेंज के बाद में और चेंज के पहले जो एनर्जी टोटल होती है हमेशा अनचेंज रहती है, कोई उसमें बदलाव आपको दिखाई नहीं देगा। तो समझते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वजन है m, बी मेड ऑफ फॉल फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h, जिसको h ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी कितनी होती है, mgh। ऑब्जेक्ट वहीं की वहीं पे अपनी जगह से हिल नहीं रही है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों, इट इज एनर्जी, इसमें एनर्जी 0 है इसलिए क्योंकि इट्स वेलोसिटी इज 0। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एक जगह पे तो उसकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 है इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी है, 0 होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और v की वैल्यू अगर 0 तो पूरी काइनेटिक एनर्जी ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। As it falls, its potential energy will change into kinetic energy। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या होती है नीचे की तरफ गिरती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलना स्टार्ट होती है। क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है उसकी हाइट तो क्या हो रही है, कम हो रही है, बट वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर v वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, देन द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² होगी। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लगातार नीचे गिरेगी, द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी लगातार नीचे की तरफ गिरेगी यानी कि डिक्रीज होगी, कम होगी। वाइल द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। व्हेन h इक्वल टू 0, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे पहुंच गई है, हाइट न के बराबर रह गई है, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी। ठीक है ना। तो व्हेन h इक्वल टू 0 v विल बी द हाइएस्ट, v हाइएस्ट होगा, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी।
एंड द पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। हाउएवर द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स। इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करें तो वो हमेशा फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर 2 है तो वो 2 ही रहेगा, चाहे अपन ऊपर से लेकर ठेठ नीचे वाले पॉइंट तक ही क्यों ना आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसके अपने पास क्या बन गए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों के सम को बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। फिर आता है अपने पास नया टॉपिक, रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर। अपने काम करने की जो रेट है या कैपेसिटी है या क्षमता है उसी को क्या बोलते हैं अपने, शक्ति या फिर पावर, जिसको अपन समझ सकते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या फिर जो काम करने की दर होती है उसी को क्या बोलते हैं, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर पावर, ठीक है। देखिए, इफ एन एजेंट डज ए वर्क W, कोई एजेंट है T समय में W वर्क कंप्लीट कर रहा है, देन पावर इज गिवन बाय पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो उस समय पावर किस से दी जाएगी, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम से। P इक्वल टू W अपॉन T हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखिए, द यूनिट ऑफ पावर इज क्या होती है, वाट, यानी कि पावर की यूनिट क्या है हमारे पास, वाट। अब वाट, 1 वाट की वैल्यू क्या होती है, 1 वाट की अगर डिफाइन पूछ ले तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा 1 वाट इज द अमाउंट या फिर 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट। 1 वाट क्या है, ऐसी पावर है किसी भी एजेंट की, विच डज वर्क, जो करती है वर्क, एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 जूल पर सेकेंड में मतलब 1 जूल पर सेकेंड एनर्जी जनरेट करने में जो पावर काम आएगी वो क्या होती है, 1 वाट अमाउंट होती है पावर की, ठीक है। 1 वाट जो होता है उसका फॉर्मूला अपने पास हो गया 1 जूल अपॉन सेकेंड, या फिर 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के इक्वल होता है, या फिर 1 किलोवाट 1000 जूल पर सेकेंड के इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारे बात रेट ऑफ डूइंग वर्क की और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें। कोई भी इश्यू या डाउट इन टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में रहता है तो वहाँ पर से एक बार ज़रूर क्लियर कर लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।